नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया भी जारी होगी। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। और इसके संदर्भ में आप लोग देखेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो या फिर एसआई हो, कांस्टेबल, हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से जब इसकी विवेचना हो, इसकी व्याख्या हो, तो चीजों को आप लोग समझते जाइएगा और जहां पर उपयुक्त पॉइंट हो उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखेंगे सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। गैलीलियो दिया है, जेलबेयर्ड दिया है, कॉपरनिकस दिया है और कैपलर महोदय दिया हुआ है। दोस्तों, अगर हम सौर प्रणाली के विषय में सामान्य रूप से समझें तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपनी आंखों से अंतरिक्ष में जिन आकाशीय पिंडों को देखते हैं उन सभी के समूह को हम यूनिवर्स कहते हैं या ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड के सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल शास्त्र कहते हैं। अब खगोल शास्त्र में अगर सबसे पहले बातचीत किया जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें कॉपरनिकस दिया हुआ है, नाम है टॉलमी। क्या नाम है दोस्तों? टॉलमी। टॉलमी महोदय ने सबसे पहले कहा था कि हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है उन्होंने पृथ्वी को दिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी को जियोसेंट्रिक कहा था, भू केंद्रित अवधारणा कहा था। अर्थात उनके हिसाब से पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और समस्त प्रकार के आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ऐसे उन्होंने कहा था। अब जियोसेंट्रिक आप देख सकते हैं दोस्तों, जियो मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब होता है केंद्र अर्थात भू केंद्रित अवधारणा। इसको भी याद रखना है, भू केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? तो टॉलमी महोदय के द्वारा दिया गया। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण एक तरह से अवधारणा है उसका नाम है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। और इस अवधारणा को कॉपरनिकस महोदय ने दिया था। अब देखिए जियोसेंट्रिक में और हेलियोसेंट्रिक में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें पृथ्वी केंद्र बिंदु है और हेलियोसेंट्रिक में कहीं ना कहीं सूर्य केंद्र बिंदु है। और इन्होंने देखिए क्या कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और समस्त प्रकार के आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये बात इन्होंने कही। इसका मतलब यह है कि इनकी जो परिभाषा है वह कहीं ना कहीं टॉलमी महोदय की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी जैसे आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए इनकी इस थ्योरी को सूर्य केंद्रित कहा गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा रही। इस अवधारणा के आधार पर ब्रह्मांड के विषय में जानने की एक नई आकांक्षा यहां से मिली। इसीलिए दोस्तों कॉपरनिकस महोदय को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि पृथ्वी जैसे ग्रह, पृथ्वी जैसे आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न यह है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? चाहे ब्रह्मांड की खोज हो या फिर सौर प्रणाली की खोज हो, इसके संदर्भ में जो सबसे सटीक व्याख्या मिली वह व्याख्या कॉपरनिकस महोदय के द्वारा मिली। तो सी ऑप्शन को यहां पर सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझे होंगे। यहां पर देखिए जियोसेंट्रिक थ्योरी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, आगे चल के बिग बैंग थ्योरी को भी हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर साहब की बिग बैंग थ्योरी। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यानी सूर्य है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या फिर पुच्छल तारे कहते हैं। वैसे जो सौरमंडल होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि सूर्य एक फादर स्टार होता है। क्या होता है दोस्तों? फादर स्टार होता है। और इस फादर स्टार से ही सभी प्रकार के जो ग्रह होते हैं वह प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति
करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो होगा वो तो क्या होगा, ग्रह होगा। आइए इसके विषय में एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, इसको पहले समझते हैं। सपोज दैट कि ये सन है, सूर्य हो गया दोस्तों, ये हो गया सूर्य। अब इसके बाद ये कौन सा हो गया, ये हो गया मरकरी। मरकरी के बाद वीनस हो गया दोस्तों, वीनस हो गया। इसके बाद अर्थ हो गया, अर्थ। मार्स हो गया दोस्तों। इसी प्रकार जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। यानी यहां पर आप चीजों को ध्यान से समझ लेंगे। सूर्य है, अगर हम सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे पहले मरकरी, इसके बाद वीनस, इसके बाद दोस्तों अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर हो गया, इसके बाद सैटर्न हो गया, ये यूरेनस हो गया और ये नेपच्यून हो गया, नेपच्यून हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 8 ग्रह हैं। अगर प्रश्न भी पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको बताना है 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इसी प्रकार अरुण और वरुण। अब देखिए, ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनको हम आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रह सूर्य से नजदीक हैं, और पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संरचना ठोस है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहेंगे क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है, अर्थात ठोस आकार की है, इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, यानी सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट, याद रखिएगा, सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में, सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसमें शामिल है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरे जो बचे हुए हैं, दूसरे जो 4 ग्रह हैं, इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बाहरी ग्रह कहते हैं, अर्थात एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। और इनकी संरचना गैसियस आकार की है, गैसियस स्वभाव की स्टेज की है, इसीलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो कुल मिला के आप चीजों को सोच सकते हैं कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाहरी ग्रह क्या होते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी जिसे कहते हैं, या फिर एस्टेरॉयड है, वह स्थित है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि सबसे नजदीक कौन सा है सूर्य के, तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है मरकरी, और सबसे दूर कौन सा है, तो डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, नेपच्यून है। इसी प्रकार कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है आकार में, उसका नाम जुपिटर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जुपिटर है। इसके बाद देखिए सैटर्न है, फिर यूरेनस है। कुल मिला के आप देखेंगे तो ये बड़े आकार के ग्रह हैं, इसीलिए इनको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ की अगर हम बातचीत करें दोस्तों, तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए इसे लाइफ प्लैनेट कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है वीनस है। याद रखिएगा, वीनस है, अर्थात शुक्र ग्रह है, जिसे हम प्रेशर कुकर प्लैनेट भी कहते हैं, जिसे प्रेशर कुकर प्लैनेट भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ढेर सारे नाम हैं, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में इस प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर हम मार्स की बातचीत करें, मार्स सौरमंडल का एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें निक्स ओलंपस अर्थात सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ स्थित है, इसको भी याद रखना है। ठीक, तो उम्मीद है कि इस डायग्राम के माध्यम से चीजों को आप लोग बहुत समझोगे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो इसमें ग्रह को दोस्तों आप सभी लोग शामिल करिए। प्लैनेट होंगे, इसमें प्लैनेट कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 2006 में कहीं ना कहीं जो प्लूटो प्लैनेट था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो पहले 9 थे, अब कहीं ना कहीं कितने बचे हैं, 8 ग्रह बचे हैं। इसको आप लोगों को समझना है। आइए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं।
अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वालों को हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। इसको याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थात हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उनमें मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है। अब अगर हम पृथ्वी की बातचीत करें, पृथ्वी के पास अपना एक फॉसिल प्लैनेट है, नेचुरल प्लैनेट है, जिसका नाम है लूनर। दोस्तों, क्या नाम है? लूनर नाम है, अर्थात चंद्रमा हो गया। तो पृथ्वी के पास एक हो गया जिसका नाम है लूनर। ठीक है। अच्छा, मार्स की बातचीत करें, मार्स के पास 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। एक का नाम डीमोस है, एक का नाम दोस्तों डीमोस है, और दूसरे का नाम फोबोस है। डीमोस हो गया और फोबोस हो गया। जुपिटर की बातचीत करें दोस्तों, जुपिटर के पास 79 प्लैनेट सैटेलाइट हैं। कितने दोस्तों? 79 है। और सैटर्न के पास सबसे ज्यादा हो गए भाई, सैटर्न के पास 82 हो गए। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं? सैटर्न के पास हैं। दूसरे नंबर में किसके पास है? जुपिटर के पास है। और पृथ्वी के पास 1 हो गया। मार्स के पास कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। ठीक है। अब प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ग्रह में तो आप जुपिटर को बताओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह के लिए दोस्तों आप लोगों को बताना होगा गनीमेड। क्या दोस्तों? गनीमेड। गनीमेड जुपिटर का ही एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर क्लियर रहा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखो, ग्रहों की गति के लिए दोस्तों कैप्लर महोदय को बिल्कुल मत भूलिए। ये कैप्लर महोदय साहब हैं, इनको बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है। कैप्लर महोदय साहब ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक। अगला, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह भाई? कुल कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पर 8 दिए, 9 दिए, 10 दिए, 11 दिए हैं। तो यहाँ पर 8 ग्रह हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट में डिवाइडेड हैं। इंटरनल प्लैनेट में मैंने बताया था कि शुरुआत के जो ग्रह हैं, जिसमें मरकरी अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रहों में शामिल हैं। बाकी जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं बाहरी ग्रहों के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है दोस्तों? ध्यान दीजिए। सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे सन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसमें लिखा हुआ है। तो यही तो सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में सही क्रम कौन सा है? तो भाई, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा हो सकता है? शुक्र हो सकता है, इसके बाद मंगल हो सकता है, फिर इसके बाद बुध है, फिर बृहस्पति है। यस, आप देखेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा? शुक्र है दोस्तों, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर जाके बृहस्पति है। इसलिए यहां पर आप बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि मंगल दिया, शुक्र दिया है, बुध दिया है, बृहस्पति दिया है, बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करें। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार, देखिए आकार की बातचीत हो रही है, आकार के अनुसार सौरमंडल के अवरोही क्रम में देखिए लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। क्यों दोस्तों? बड़े से छोटे की ओर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है जो चारों में है भाई, चारों में है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करना। दूसरे में देखो शनि है, शनि भी सब में है ना। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया। दोस्तों ये वरुण वाला मामला यहां से गया।
तो जहां जहां अरुण है उसको ध्यान दीजिएगा, अभी भी 3 ऑप्शन काम कर रहे हैं। इसके बाद वरुण दिया हुआ है, इसके बाद दोस्तों वरुण दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समझना है। तो वरुण दिया है, चलिए ये भी अच्छी बात है, अभी भी देखिए ऑप्शन जा रहे हैं। अब इसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुध दिया है, पृथ्वी बुध मंगल। तो देखिए पृथ्वी इसमें है, याद रखिएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, अर्थात शुक्र पृथ्वी से बड़ा नहीं है, इस याद रखिएगा। पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, तो अब पृथ्वी इसमें देखिए शामिल होगी। पृथ्वी के बाद तो ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए शुक्र होगा, शुक्र होगा, फिर मंगल है, फिर बुध दिया हुआ। तो बुध तो सबसे छोटा ग्रह हो गया ना, बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया, तो याद रखिएगा मंगल एवं बुध, अर्थात यहां से ए ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं क्रम है, इस क्रम को आप सभी लोगों को समझते रहना है। सबसे बड़ा ग्रह देखिए कौन सा हो गया, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध है। इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल में ग्रह तो होते ही होते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी भी आप सभी लोग देखे हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी भी देखें, धूमकेतु इसमें यहाँ पे दिया है, निहारिका दिया हुआ है। तो दोस्तों सही कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को आप लोगों को राइट करना है। वैसे जो हमारा सौर मंडल है उसमें ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी भी है, लेकिन जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, वो सब शूटिंग स्टार होते हैं, अर्थात जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम घर्षण के कारण जलने लगती है, उसी को हम धूमकेतु कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए सभी आप लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं उनका वेग ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं होता है, नियत रहता है। इस बात को समझिएगा, हमारे पृथ्वी का अलग है, अलग ग्रह का अलग है, इस तरह चीजों को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों तारामंडल की जब बातचीत करते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने हैं, तो याद रखिए संख्या को आपको याद रखना है, 89 है। कितने दोस्तों? 89 है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 सभी लोगों को बताना है। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह में स्थित है? बुध में, शुक्र में है, पृथ्वी में है तथा मंगल में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। निक्स ओलंपिया हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, जो मंगल ग्रह में स्थित है। किस ग्रह में दोस्तों? मंगल ग्रह में स्थित है। 12वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न ये रहा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में, सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में जो ग्रह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये सूर्य हो गया और ये क्या हो गया? एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसका मतलब मरकरी हो गया, वीनस हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। ये 4 जो ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहेंगे या फिर इन्हीं को हम आंतरिक ग्रह कहेंगे, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है, सूर्य से नजदीक है आंतरिक ग्रह, और इनकी संरचना ठोस स्वभाव की है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? भाई कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर शनि है? अब आप ही बताइए इसमें कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह वह हैं जो पृथ्वी या जो सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में हैं। दोज आर द प्लैनेट विच आर लोकेटेड बिटवीन सन एंड एस्टेरॉयड बेल्ट। तो अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, लेकिन शनि नहीं आएगा। तो यहाँ पर शनि को आप लोग जो है इससे हटाइए, अर्थात डी विकल्प कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए सही है।
कि जो पार्थिव ग्रह नहीं है उसका नाम है शनि अर्थात सैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए बाहरी ग्रह लिखा हुआ है, बाहरी ग्रह का मतलब होता है एक्सटर्नल प्लैनेट। एक्सटर्नल प्लैनेट दोस्तों ये आपके सामने लिखा है एक्सटर्नल प्लैनेट। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल प्लैनेट है, एक्सटर्नल प्लैनेट की भी संख्या कितनी है, 4 है। 4 है दोस्तों, कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे, जुपिटर है, जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और इसके बाद नेपच्यून हो गया। यहां पर 4 ग्रहों को आप देख सकते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब प्रश्न कह रहा बृहस्पति के सदृश या बाहरी ग्रह कौन से हैं, तो भाई ये सभी जो ग्रह हैं ये सभी ग्रह गैसियस स्टेज के हैं, गैसियस स्टेज के हैं दोस्तों, इसलिए इनको गैसीय ग्रह कहते हैं। तो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। याद रखिएगा 4 है, यानी बाहरी ग्रह में कितने ग्रह शामिल हैं, तो इसमें 4 ग्रहों को शामिल किया गया, 4 पार्थिव ग्रह और 4 बाहरी ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, बृहस्पति सदृश में सम्मिलित नहीं है, यानी बृहस्पति सदृश जो ग्रह है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो वो ग्रह शामिल नहीं होगा जो आंतरिक ग्रह में शामिल होगा। आंतरिक ग्रह में, तो आंतरिक ग्रह में देखिए 4 ग्रह हैं। अब इसमें शनि दिया है, अरुण दिया है, वरुण दिया, मंगल दिया। मंगल तो आंतरिक ग्रह का भाग है ना, पार्थिव ग्रह वाला भाग है, इसलिए बाहरी ग्रहों में शामिल नहीं है। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सरलता से, बहुत ही सरलता के साथ आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बताइए दोस्तों, याद रखिएगा आप लोगों को उन 2 ग्रहों को पहचानना है जो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी 6 ग्रह बचे हुए हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ऑप्शन पहला बुध और शुक्र है, दूसरा है पृथ्वी और शुक्र है, अरुण और वरुण है, शुक्र और अरुण है। सभी लोग ध्यान दीजिए, यहां पर डी ऑप्शन को सभी लोग बताइएगा। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाले ये 2 ग्रह हैं और बाकी वेस्ट टू ईस्ट घूमने वाले 6 ग्रह बचे हुए। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। आप सभी लोग जानते हैं कि जब नाभि सौर मंडल है, सौर मंडल है, तो इसमें जन्मदाता कौन होगा, सूर्य होगा। तो सूर्य इज द फादर स्टार, सूर्य इज द फादर स्टार ऑफ द ऑल प्लैनेट्स। इसीलिए दोस्तों सूर्य को ही आप सभी लोग सही करेंगे, सूर्य को ही सभी लोग सही करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य हमारे जिस गैलेक्सी का भाग है उसे मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं, मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं, मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं। इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मिल्की वे भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से इसी को एरावत पथ भी कहते हैं, एरावत पथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है जो सौर मंडल है वह मंदाकिनी आकाश गंगा का हिस्सा है। और इसमें आप देखेंगे सूर्य के जो सबसे नजदीक तारा है उसे प्रैक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, प्रैक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। इसी प्रकार मंदाकिनी आकाश गंगा के नजदीक अन्य जो आकाश गंगा है उसे एंड्रोमेडा कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन, ए विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। दोस्तों ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सभी लोग बताइए। धूमकेतु है, उल्का है, लुब्धक है या फिर अभिनव तारा है। देखिए दोस्तों, जब तारों में सामान्य रूप से महाविस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपरनोवा कहा जाता है। तो इसीलिए इसके
लिए आप लोग डी ऑप्शन को बताएंगे। अभिनव तारे को ही हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहना है। अभी ब्रह्मांड में कई प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गए, इसमें बहुत सी चीजें शामिल होती है, तो बारी बारी से इनको हम लोग रखेंगे। वैज्ञानिक जिनमें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक है भैया, कौन से जो है खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी उस जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दोस्तों यहाँ पर सन हो गया, तो इसका मतलब यह है कि इसी को हम कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा, और यही अवधारणा कॉपरनिकस महोदय साहब ने दिया था। इसीलिए इसीलिए दोस्तों इन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के जो अवधारणा करता है उनका जो है नाम है, उनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस साहब ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। वहीं जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन क्लॉडियस टालमी महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्लॉडियस टालमी जियोसेंट्रिक के लिए हो गए और निकोलस कॉपरनिकस साहब हो गए हेलियोसेंट्रिक के लिए, तथा बिग बैंग थ्योरी के लिए हो गए जॉर्ज लेमेंटियर। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हर एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही प्रेरणादायी है। चीजों को अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या फिर एसआई के लिए सब तरह से जो है दोस्तों ये क्वेश्चन अगर वहां पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से चीजों को अच्छे से करें। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद।